Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi. You all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर रहेगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड और हम क्लियर करेंगे एक एक कंसेप्ट। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ कंपटीशन बेस के लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है। डिटेल्ड वे में इसको समझेंगे और जिन साथियों ने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है उनसे कहना है कि आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। और एक बहुत ही डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे आज पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस इज अ chapter in 10th CBSE board. Here we are detailing in discussing that what are the different processes of life. ठीक है, हम जिंदा कैसे हैं और जिंदा होने पर जो व्यक्ति काम करते हैं उनमें बायोलॉजिकली कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, इन सभी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। चलते हैं बिना किसी देरी को अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वी आर हैविंग ओके एनसीईआरटी ऑथेंटिकेटेड कंटेंट। सो वन ऑफ द मेजर रिसोर्स which is available to everyone. I am showing you a PDF. जाइएगा नहीं और लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस सेशन में, इससे आपको सारी चीजें कंफर्म हो। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो JEE नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्त करेंगे, मिलकर काम करेंगे, ठीक है। लेट मी शेयर यू द PDF. Here is a PDF 105. Okay, so life process करेंगे, पता कर, ठीक है। कल हमने इस लेक्चर में चीजें को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। देखिएगा, हाइड्रोट्रोपिक नेचर तक ये बात चली थी। अब हम पढ़ेंगे कि आगे की प्रक्रियाएं क्या हैं, आगे की जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें करती हैं। न्यूट्रिशन में हमने कल पढ़ा था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टार्च किस तरीके से क्लोरोफिल की प्रेजेंस बताता है, एक्टिविटी देखी थी। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें को, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था। दोस्तों आगे क्लियर करेंगे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक आपको ले चलते हैं, फिर वहां से क्लियर करेंगे सारी बातें एक एक करके, बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। आइए, autotropic mode of nutrition. Just a second, let me take to the previous slide. चलिए, अमीबा तक हम क्लियर कर चुके थे। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा तक हमने क्लियर किया था। इसके आगे कल आज पढ़ेंगे दोस्तों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब मैं तो आपको दिखूंगा नहीं, बट आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और कंटेंट बहुत है। टीचर का दिखना या ना दिखना नहीं है मित्रों। चलिए एक बात को डिस्कस करें। टेक माय पेन, ओके, वी विल स्टार्ट दिस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त, ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं का एक डिफरेंट नेचर होता है। जैसे का एक अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल, इसी तरीके से प्लांट का एक न्यूट्रिशनल प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वेरियस organism have different digestive systems. Depending on their, they have the different nutrition system also. In single celled organism where there are microbes, here यहाँ पे amoeba आपको दिख रहा होगा, nutrition in amoeba, because amoeba is a single celled organism, it do have a pseudopodia. Pseudopodia is false food, और वो false food क्या करेगा,
वो अपने खाने को, अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को यहाँ से प्राप्त करेगा। देखो ये क्या है, फूड पार्टिकल है, आप सबको दिख रहा होगा। फूड पार्टिकल क्या करेगा, ये कैच करेगा दोस्तों। सीडोपोडिया इसमें हेल्प करता है। सीडोपोडिया को कहते हैं, है ना, सीडो, सीडो मतलब होता है फॉल्स, दिखता नहीं है बट होता है। सो वहां पे फूड पार्टिकल होगा, फूड वैक्यूल में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से आप देख रहे हो, अमीबा है पहला, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है बिटवीन, ओके, बीचों बीच होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे डी पार्ट में, आप देख पा रहे होगे कि प्रे को इसने पकड़ लिया है, जो फूड पार्टिकल है इसको इसने इनगल्फ कर लिया है, इनगल्फिंग, ओके। नेक्स्ट सी में आप देखोगे कि जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल मतलब जो व्हाइटिश पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। फूड वैक्यूल क्या कर रहा है, इस प्रे को पकड़ ले रहा है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके बाद, यहाँ पर इसने अपना खाना खा लिया है, he has taken its nutrition value, okay, it is taking its nutritional value। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर अगर बात करें अमीबा की, अमीबा के पास एक फॉल्स फूड होता है जो इसको हेल्प करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्राप्त करने में। अगर बात करें अमीबा की, तो टेक अ फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल। यहाँ पर टेम्परेरी एक इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, और इसी को फूड वैक्यूल कहा जाता है ना। फूड वैक्यूल को जो ये करेगा, बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो है, जो भी इसने खाया है, ये फूड वैक्यूल के सहारे ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपल वंस में, क्लियर है। साइटोप्लाज्म में ये डिफ्यूज होकर और सिंपल सबस्टेंसेस बना लेता है, क्लियर है दोस्त। इसको अगर हम बात करें, ऐसे ही पैरामीशियम जो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप जानते होंगे। ये भी यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब इसके पास भी एक ही सेल होती है। और बात करेंगे सेल्स हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पैरामीशियम में भी होता है, फूड मूव करता है कहाँ पर, जिस स्पॉट, यहाँ के स्पॉट पर मूव करेगा, जिसको सीलिया बोला जाता है दोस्त। सरफेस ऑफ द सेल, यहाँ पर क्लियर करेंगे बातों को कि ये जो पैरामीशियम है ना, इसके पास, इनके पास फूड वैक्यूल था, इसी के पास सीलिया है, और ये सीलिया जो है वो दोस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेने में हेल्प करता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन बीइंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और एक एक बात को जिसको क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहली बात, एलिमेंट्री कैनाल आती है। इट इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंशन फ्रॉम द माउथ टू एनस। एक आप बात करेंगे आहार नली, एलिमेंट्री जो कैनल है ना, उसको हम आहार नली के नाम से भी जानते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। माउथ से लेकर हमारे जो एक्सक्रीशन, जो आपका इंटरनल ऑर्गन है एक्सक्रीशन सिस्टम में, वो एनस होता है, और माउथ से लेकर एनस तक ये एलिमेंट्री कैनल होती है। अब बात करेंगे इसका डिफरेंट पार्ट्स भी हैं जो इसके डाइजेशन में या न्यूट्रिशन वैल्यू में हेल्प करते हैं। आइए समझते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, और बारीकी से बात करेंगे कि हमारा जो फूड है वो डाइजेशन कैसे करेगा, हाउ द डाइजेशन प्रोसेस हैपनिंग इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आप देखो सबसे पहले को फिगर दिखाते हैं, मस्त तरीके से पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। क्लियर करेंगे कि बात, आपका खाना आपके मुंह के द्वारा सबसे पहले आता है यहाँ पर, ठीक है, और टंग से ये सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा के साथ मिक्स होकर खाना नीचे जाता है इसोफेगस में, यहाँ पर चबाया गया दांतों के द्वारा, एंड ये इसोफेगस से होकर दोस्तों कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा, मतलब पेट के अंदर जाएगा दोस्तों। एंड बात करेंगे सबसे पहले ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच के बाद ये जाएगा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम बारीकी से भी पढ़ेंगे, पहले इसको हम एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। स्टोमच में जाकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन
देखो समझो, यहीं पर बाइल डक्ट होता है दोस्तों। बाइल डक्ट जो है वो क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। बाइल जूस बनाता है और ये बाइल जूस पित्त पित्त तरस कह सकते हैं इसको, ठीक है। वो जाके फिक्स होगा एंड इन दैट केस द डाइजेशन वुड हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बात और बताना चाहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, भले ही नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट यहाँ पर आप समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। क्लियर है। अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना पहुंचता है भैया लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इन दैट केस इंटेस्टाइन में कुछ और एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, मिक्स किए जाते हैं एंड इफ द एब्जॉर्प्शन वुड हैपन इन दैट केस, ठीक है, ऑल द एनर्जी वुड एब्जॉर्ब इन दिस। ओके, क्लियर करेंगे कि बातों को। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से मूव होकर खाना रेक्टम में जाता है और रेक्टम से जाकर एनस में जाता है और एनस से एक्सक्रीट हो जाता है। ये बात क्लियर करेंगे बातों, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ कुछ डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं, जहां पर हम बात करेंगे सारी बातों की। चलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आइए। When we eat some of the food types, then it will pass through digestive tract and ये जो है इसको esophagus भी कहा जाता है। Naturally we can say the food has to be processed with the particles, small particles होंगे, चबाएंगे तो एक सेम टेक्सचर बन जाएगा एंड ये सब होगा दोस्तों हमारे टीथ के द्वारा। जो क्रशिंग होगी फूड की वो हमारे दांत करेंगे, और जब दांत करेंगे तो वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो खाना है वो कट जाता है, ठीक है। बात करेंगे कि फूड जो है वो हमारा जब मुंह में रहता है तो स्मूथ होता है, ओके, एंड व्हेन वी ईट समथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वाटर्स, और ये पानी जो है, ये सलाइवा जो है वो खाने को और भी अधिक पाचनशील बना देता है, सील बना देता है, डाइजेशन के लायक बना देता है दोस्तों। दूसरा एक्सेप्ट ये है कि जो हम खाते हैं उसका इंजेक्शन होता है कॉन्जर में, तो ये हेल्प करता है इसके अंदर। अच्छा, सलाइवा जो है सलेवरी ग्लैंड से निकलता है जो जीभ में मौजूद होती है। क्लियर है। आप जब भी ब्रश करते हो तो ब्रश आपको कुछ यहाँ पर पोर्स दिखते हो, उसके अंदर कुछ वही सलेवरी ग्लैंड है भी कहा जाता है। देयर आर सर्टेन टेस्टिंग बर्ड्स। आप देखो बहुत सारे जीव के अंग होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है स्वाद के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। आपको खट्टा खाने को मन करेगा, खट्टा कहाँ से लगेगा उसका एक अलग पोर्शन है। निचले भाग से, सबसे निचले भाग से आपको ऐसा देखेगा स्वीट लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग बर्ड्स हैं, वो एक अलग टेस्ट बनेगा दोस्तों, वहां पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अनदर वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी हैव टेकन दिस, ओके, इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। बात करेंगे कि ये जो एलिमेंट्री कैनल है इससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो खाने के हैं वो निकल कर कहाँ से जाते हैं, एलिमेंट्री कैनल से, और ये सारी चीजें होती हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द डाइजेशन। क्लियर है दोस्त, समझ आया। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवरी एमाइलेज जो है, ठीक है, ये सलाइवा कंटेन करता है, ठीक है। बात समझो। अगर बात करेंगे आगे की बातों को तो आप देखो सलाइवरी जो ग्लैंड है वो करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करेंगे, देखो समझो, कुछ एक समझेंगे कि लिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, ठीक है। अगर शुगर ब्रेक डाउन होगा तो ये होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में,
ये एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, लिखेंगे ही, लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे ही दोस्तों। द फूड इज मिक्सड थॉरोली विद सलाइवा एंड देन मूव्ड फ्रॉम द माउथ। ठीक है, च्यूइंग करके मस्कुलर जो टंग है वो अंदर धकेलने को, मतलब फूड को अंदर धकेलने का काम भी करती है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड, ओके, in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. अब आपने खाना खाया बंद कर दिया, खाना खाया फिर बंद कर दिया, ये गलत बात है। आप जब खाना खाते हो तो वो रेगुलर मैनर में नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तब जाके अच्छे से डाइजेशन प्रोसेस होता है। इट इज द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर बात, समझ रहे हो? द लाइनिंग ऑफ कैनल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कभी कभी क्या होती है, वो वहां से खाना को पहुंचाने वाली मामला है। ठीक है, क्लियर है बात? अगर बात करेंगे माउथ की, तो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमच। ठीक है, थ्रू ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, ये लिख लेना। उस ओइसोफेगस का दूसरा नाम होता है आहार नली या फूड पाइप। जो छोटे ऐसे लोग हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है हमको, तो समझेंगे। यहाँ पर फूड फूड पाइप को आहार नलिका कहते हैं और एसोफेगस को एसोफेगस ही बोलेंगे। इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म। ठीक है, स्टमच, स्टमच जो है, स्टमक जो है इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड फ्रॉम विच एक्सपेंड व्हेन द फूड इंटर्स इन इट। ठीक है, आप देखोगे जब आप खाना खा लेते हो तो पेट भरा भरा सा लगता है। पेट का जो फैट है या पेट की जो स्किन है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये एक मस्कुलर सिस्टम है पूरा, और वहां पे काम करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंड हो जाता है जब आप खाना खाते हो। बात करेंगे तो जो ये चीज है, अब बात कर सकते हैं, ये सब बता दो, या मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो वहां पर फूड को खाने के बाद एक्सपेंड कर जाती हैं। यहाँ पर एक और बात कि डाइजेशन जूस, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। अगर बात करेंगे कि डाइजेशन इन स्टमच इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो, ये ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड हेल्प which helps the digestion process. Okay, so this could be uh, hydrochloric acid. ठीक है, it's hydrochloric acid, and it is concentrated hydrochloric acid which which helps in digestion a lot. ठीक है, a protein digestion, just a second, a protein digesting enzyme called pepsin, याद रखो, ये ये जो है ये भी हेल्प करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम which facilitate the action of enzyme pepsin। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, जो HCl है और पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सी नहीं है, आप पी जाओ, वो पेप्सी नहीं है, पेप्सिन है। सो वहां पे क्या करेंगे, पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रदान करती है। ठीक है, वो एसिडिक मीडियम प्रदान होने के बाद यहाँ से जो है पेप्सिन एक्शन क्रिएट करेगा, वो अपना काम करेगा, एंड दिस विल हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, अच्छा, म्यूकस प्रोटीन जो है वो इनर लाइनिंग में होता है और स्टमक को एसिडिक नेचर के अंदर काम करने में, नॉर्मल कंडीशन में हेल्प करता है। ठीक है, भले ही पेट का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाए, बट वहां पे जो काम करेगा कौन, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस हमारा क्या होता है, म्यूकस हमारा जो ओइसोफेगस है उसके यहाँ पर, आप देखो समझो, इसका लोकेशन होता है यहाँ पर। म्यूकस जो है तो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे पढ़ेंगे। टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यहाँ पे बात करते हैं कि जो खाना है उसका एग्जिट एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच इज रेगुलेटेड बाय,
हेलो। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बात करेंगे यहाँ पर एग्जिट ऑफ फूड। ठीक है, एग्जिट ऑफ फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे काम करता है। देखो ये जो है द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर करेंगे, माउथ से ओसोफेगस में जाएगा, फिर ओसोफेगस से जाकर आपने देखा था, मैंने बताया था आपको, और दिस कुड बी अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वहां पर आप देखोगे जो फूड है वो लंबे समय तक यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा है, और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ने के बाद एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होती है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होती है, मुड़ा रहता है। इट्स लाइक, देखो समझाते हैं आपको, यहाँ पर हम समझाते हैं। यहाँ पर ये जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर एक और फिगर दिया है इन्होंने, आइए आगे देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर अगर आप जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो ध्यान से समझेंगे, जूम करके देखेंगे, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझाएंगे कि अगर यहाँ मामला, एक सेकंड, यहाँ देखो, ये जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी क्वालिंग स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये जो रेड पिंक पिंक दिख रहा है, ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ही स्मॉल इंटेस्टाइन के क्वाइल्ड पार्ट होते हैं। तो खाना जो है धीरे धीरे जाकर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस से मिलकर, यहाँ पर एंजाइम से मिलकर काम करता है, डाइजेशन होता है। क्लियर है बात, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। समझो, जो यहाँ पर बात करेंगे कि ये आधे से ज्यादा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर करें। और जो बातें यहाँ पर आप देखो, ये ये जो है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को खींचने का काम है, वो रह जाता है। ठीक है, द फूड कमिंग मच इज इज एसिडिक मेड अल्कलाइन। ठीक है, अच्छा, एसिडिक नेचर का हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो वहां पर करेंगे काम, देखो कौन करेगा, पेनक्रियाटिक करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स करेंगे दोस्तों। अब पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम को निकालने का काम करता है, और एंजाइम या पेनक्रियाटिक जूस जो है वो जब जब हमारा एल्कलाइन फूड से मिलता है, तो वो एक न्यूट्रलाइज फूड हो जाता है, वो आगे फिर जाता है। ठीक है, बाइल जूस जो है, ये ये लीवर से निकलने वाला है। ठीक है, लीवर से निकलने वाला जूस जो है वो बाइल जूस होता है। ये करता क्या है, एकम्प्लिश करेगा दोस्तों, ये कंप्लीट करेगा, क्या करेगा दोस्तों, फैट को, यहाँ से जो आपने फैटी अमाउंट खाया है, कोई भी तेल से हुई बनी हुई चीज खाई है, तो फैट को
डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ठीक, एंजाइम काम करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन इट। बाइल बाइल सॉल्ट ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर सब बातें क्लियर हो गई। दिस इज सिमिलर टू एमुलाइजिंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट। यहाँ पे आप समझ रहे हो, एमल्शन आपने देखा सोप और जो पानी है उसी तरीके से डर्ट को बाहर निकालते थे वो। यहाँ पर आप क्या निकालोगे? आप खाने को बाहर निकालोगे। क्लियर है? चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे वी हैव जो पीरियाडिक जूस बनाता है और वहां पर टाइप्स, ठीक है, ट्रिप्सिन और जो एक तरीके का डाइजेशन प्रोटीन है लाइपेज से होता है। और लाइपेज जो है दोस्तों वो क्या है? वो भी एक तरीके का एमल्सिफाइड फैट है। ये क्लियर करेंगे चीजों को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है। एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट को फैट को दोस्तों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स कौन रहेगा? शुगर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट। ठीक, और समझ रहे हैं? अब ये डाइजेस्टिव फूड जो है वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन को चला जाएगा। ठीक, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन को चला जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करेगी दोस्त? इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्ली। विल्ली भैया, विल्ली, विल्ली कहेंगे। ठीक है, एंड विल्ली क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो भी आपने कहा है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आपका मिनरल्स हो, फाइबर्स हो, वो सारी के सारी चीजें एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में विल्ली के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए। अच्छा, विली है होता क्या है ये भी समझो। विली जो है ये रिच होते हैं, इसमें सप्लाई विद ब्लड वेसल्स which take absorption food to each and every cell of the body। देखो होता क्या है, विली जो है वो खून के सहारे, ब्लड वेसल के सहारे वहां पर हर बॉडी के हर एक सेल तक ये जो एब्जॉर्प्शन किया हुआ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पहुंचाते। ठीक, और समझ रहे हैं कि नहीं? एक चीज क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए अच्छा लग रहा है सेशन पे। ठीक है, बिल्डिंग करेंगे वहां पर आपको। अब बात करेंगे अनएब्जॉर्ब फूड का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, खाने का हमने पचा लिया है, उसकी पाचन क्रिया में जो भी हमारा सिस्टम मिला है यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू मिला है वो विल्ली के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो सेंड हो जाएंगे किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? एंड दिस विल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। ठीक है, ये बचे हुए पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी एब्जॉर्ब होकर यूरिया, एक यूरिया भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है NH2CO NH2, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्लियर है? ये हैबर्स प्रोसेस से बनता है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। क्लियर करेंगे दोस्त। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो आपके खाने में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। साथ में जो हमारा यूरिया मिला है, यूरिया मतलब एसिडिक नेचर का होता है, और वो एसिड ऊपर के बन के आया था वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और आप देखो जो जो आपका यूरिनरी डक्ट है वहां पर ये कर लेता है बाद में, एंड जो रेक्टम है उसमें जाकर आपका फूड मटेरियल, जो अनवांटेड फूड मटेरियल है वो जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ द रेस्ट ऑफ मटेरियल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रेक्टम फ्रॉम द एनस। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्लियर हुआ साथी? आइए कुछ और चीजें समझते हैं। डेंटल कैरीज, कीड़े, दांतों के कीड़े क्या होता है? डेंटल कैरीज और टूथ डिके
causes gradually softening of enamel and डेंटाइन। डेंटाइन जो पोर्शन है मतलब दांत के ऊपर का भाग है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। और एनेमल भी बहुत कठोर भाग होता है हमारे दांतों का। दांत जो हैं 2 बार जिंदगी में आते हैं और दूसरे वाले दांत अभी भी गिरते नहीं हैं जब तक आप बढ़िया से ब्रशिंग करते हो, पूरी जिंदगी भर आपको साथ देते हैं। अच्छा, बाद में अगर आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी दांतों में कीड़े लग गए तो अलग बात है, वो गिर जाएंगे, वहां पर एसिडिक नेचर वहां क्रिएट करेंगे। क्लियर है, ये अलग बात है। तो डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग। ये डेंटल जो कैरीज हैं दांतों के कीड़े करेंगे। बात टूथ डिके जो है ना, मान लीजिए टूथ डिके हो गया, डिके का मतलब हो गया उसका धीरे धीरे ह्रास हो गया, है ना। इसके अलावा डेंटल कैरीज दांतों में कीड़े लग गए, या आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जैसे मान लीजिए शुगरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, है ना, टॉफी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं और वो रेगुलर बेस पे खा रहे हैं, तो आपके दांत खराब होने ही होने हैं। ये करता क्या है, ये ग्रेजुअली जो एनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट है आपके दांत का, डेंटाइन है, ये दोनों को सॉफ्ट बना देता है और वहां पर फिर एक बैक्टीरिया काम करने लगता है। जो भी आपने शुगर मटेरियल खाया है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है एसिड, और यही एसिड हमारे बैक्टीरिया के रूप में जाकर वहां पर क्लियर करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये डीमिनरलाइज कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है, मतलब जो मिनरल निकलता है ना उसको डीमिनरलाइज कर देता है। ठीक, वहां पे बात करेंगे जो बैक्टीरिया की सेल है, ये जाकर इकट्ठा फूड पार्टिकल जो आपके दांतों में फंसा रह जाता है उससे डेंटल प्लाक बना देता है ना। ओरल बी का प्रचार देखते हो, हर प्लाक, हर एक दांत से जो है प्लाक को निकालता है। ऐसा नहीं है जैसे अच्छा सा नहीं खाते हैं, ठीक है, अच्छा खाकर आप ब्रशिंग करते हैं रोज, कोई भी बात हो, कोई भी ब्रश हो, आप बढ़िया से दांतों को कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे सलाइवा cannot reach the tooth surface of to neutralize the acid as plaque covers the teeth। याद रखो, जो सलाइवा है वो वो हमारा हर दांत तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो प्लाग है वो पहले से दांत को कवर करके रखा है ना। प्लाग जो है उसको कवर करके रखा है, इसी वजह से कहा जाता है रात के समय आप खाना खाएं उसके बाद आप क्या करें, ब्रश करें। ठीक है, प्लाग जो है वो क्रिएट ही ना हो, और जब प्लाग क्रिएट हो जाएगा तो सलाइवा वहां तक नहीं, इस इन सभी आपाधापी में क्या होगा, आपका दांत खराब हो जाएगा। जितने भी ये समझो, इसी वजह से ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लाग बिफोर द बैक्टीरिया। याद रखेंगे, आप ब्रश करो बढ़िया से तब बैक्टीरिया बनेगी ही नहीं, प्लाग नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया कहाँ से बनेगा दोस्त। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ गए, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जस्ट ऐसे दैट बी क्लियर इट। ओके, तो यहाँ पे आप समझो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दांत को खराब करते हैं, इन्फ्लेशन और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दांतों में झंझनाहट पैदा करते हैं, दांतों में आप जो भी खाओगे ठंडा या गर्म वो लगता है। क्लियर है बात, समझे, समझे कि नहीं, और समझ रहे हो। चलिए आगे बात करेंगे, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर कि एक एक बात को डिस्कस करना है। चलिए यहाँ देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रीन प्लांट है ना, इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसकी चर्चा की गई है, आप लिख सकते हो अच्छे से। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन व्हिच वी the green products, green but the green plant make their own food in the presence of sunlight, chlorophyll, and by the process of photosynthesis, all can be written as variation. Autotrophic mode of nutrition is that type of nutrition in organisms are dependent on the autotrophs for their mode of nutrition. ठीक है, अपने फूड वहां पर डिपेंड रहते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आपको मैंने पढ़ा है, क्लियर है, लिख सकते हैं, बात करेंगे। ठीक है, व्हेन डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फ्रॉम,
प्लांट कहाँ कहाँ से जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, वो प्राप्त करते हैं। सो रूट से प्राप्त करेंगे क्या, मिनरल्स प्राप्त करेंगे एंड वाटर प्राप्त करेंगे, ठीक है। एंड अगर क्लोरोफिल लीफ से मिलता है। एंड दो बातें हो गई, पहला हो गया क्लोरोफिल, पहला हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका, सेकंड आई एम राइटिंग हियर, दूसरा क्या हो गया बोलो, एंड सेकंड मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक। अब बात करेंगे CO2। CO2 इज जनरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड वहां पर आओगे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज, एनर्जी, वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, क्लियर है, ऑक्सीजन बनाएंगे। सो वहां समझो जो जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे मेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। वहां पे मेजर प्रोडक्ट आप बनेगा ग्लूकोज बनेगा जो कार्बन, ठीक है, इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वहां पे आप क्लियर करेंगे। तो दोस्तों समझ आया बात, चलिए सेकंड का फर्स्ट क्लियर हुआ। थर्ड चलेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन, एसिड का रोल क्या है। एसिड जो है वो, एसिड का रोल ये है बेसिकली प्राइमरी एसिड है हमारे स्टमक में, और यहाँ एंजाइम्स होते हैं वो भी एसिडिक नेचर के हो सकते हैं दोस्त। और ये करेंगे बात, ऐसे समझो मत जो है वो ऐसा खाना जो पचने उसको एसिड, ठीक है, ऐसा कोई तुम खा लिए हैं, कहते हैं फैटी एसिड्स हैं, खा लिए हैं जो आप पच नहीं पा रहा है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होगा एसिडिक फॉर्म, और देन वो एसिडिक फॉर्म में आपने देखा था पेप्सिन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और HCl क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंजाइम्स हैं वो करके खाने को पचने लायक बना देते हैं। तो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एसिड इन द स्टोमच इज टू डाइजेस्ट द फूड, क्लियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर using a catalyst, using as a catalyst for the for increasing the rate of digestion, ठीक है, and they will include digestion process। हालांकि वो कैटलिस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होते, बट दे कैन हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस एट रेट, ठीक है, रेट डाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, एंजाइम्स का काम होता है, कैटलिस्ट होते हैं दोस्त, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। हाउ इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेशन फूड, देखो इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है, यहाँ आपने देखा था ना सिंगल लाइन और डबल लाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वाइल है, क्वाइलिंग है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। वहाँ डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं और मिक्सिंग होता है और जाके खाने को पचाने करते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम के लिए खाना सबसे ज्यादा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन का जो है साइट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप देखोगे यहाँ एब्जॉर्ब करे जाते हैं, ठीक है, डाइजेशन फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बात क्लियर करेंगे दोस्तों, बात करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा। व्हेन वी आर न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, द लास्ट सेक्शन, ठीक है, फूड मटेरियल जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ये यूज हो गया था सेल्स के द्वारा। अब जो सेल्स हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान, देखो कुछ चीजों में आप देखोगे डाइवर्सिफिकेशन होता है, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट वे से ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं, सम यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। देखो यहाँ पर जो आपको है, जो ग्लूकोज आपको विली ने पहुंचाया है, ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट होता है ना, वो कंप्लीटली कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे आप समझो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया ऑक्सीजन, समझ पाए कि नहीं, पर क्लियर करेंगे
दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जिस तरीके से आप डाइजेशन करते हो ऐसे ही बहुत सारे माइक्रोब्स भी करते हैं। जैसे यीस्ट है वो फर्मेंटेशन में अपना अपना जो है ऑक्सीजन को प्रेजेंस लेके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या किए, प्रेजेंट। बट यहाँ पर आप देखोगे फर्मेंटेशन में जो यीस्ट है, ठीक है, या ऑक्रिया है, ठीक है, वो भी फर्मेंटेशन करता है। तो यहाँ पर आप देखो एब्सेंस ऑक्सीजन में ये करता है और ब्रेक करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, पायरुवेट को ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कैसे होता है, आइए समझ। देखो होता क्या है कि तीन तरीके की प्रोसेस है। सबसे पहले आप सीखो कि तीन तरीके की प्रोसेस हैं, जिसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तीन तरीके से ब्रेक होता है। जो पायरोवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये प्रोसेस होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको इन्होंने कहा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहां पर सेल्स क्या करेंगे, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एनर्जी, यही एनर्जी हमारी जाती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बात करेंगे देखो दूसरी तरीके से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ये लेक ऑफ ऑक्सीजन तो है बट कमी है उसकी, थोड़ी सी कम है, ठीक है। ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो, लैक्टिक एसिड जाता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, ये याद रखिए। यहाँ से बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लियर है। रेस्पिरेशन करोगे या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन करोगे, बेसिकली लेक ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पर कार्बन जो, सॉरी, जो आपके एब्सेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो तेज दौड़कर जब आते हैं तो उनके पैर दर्द करने लगते हैं, उनके मसल्स पे स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पर जमा हो जाता है। और जब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जब उन्हें ऑक्सीजन मिलने लगती है, बॉडी में हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन मिलने लगती है। और वही ऑक्सीजन जब 2-3 मिनट के लिए आप रेस्पायर करोगे, 5 या 10 मिनट के लिए रेस्पायर करोगे, तो वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक कर देते हैं। इससे आपके हैं जो जो आपके खिंचाव है, नसों में जो खिंचाव है, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है, फिर आपको दर्द नहीं होता है ना। कंपन जो क्रिएट, वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है आफ्टर रनिंग अलॉट, तो वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ये एथलेटिक्स में होता है, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं उनमें होता है। तीसरा पोर्शन रह गया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब भी होगा, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो वहां पे आपको तीन चीजें मिलेंगी। जो पानी होता है वो मिलेगा, एनर्जी होती है वो मिलेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मिलता है। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए आप देखो, सबसे पहले आप समझेंगे कि एनर्जी जो है वो हमारी सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी और एडीपी दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। अगर बात करेंगे पानी की तो पानी रिलीज हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल करने में बाहर निकल जाती है बॉडी से, ठीक है। और समझ रहे हैं, ये तीनों चीजें अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। अब है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व करते हैं, और एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसमें स्टोर हो जाती है, क्लियर है। एटीपी एक तरीके का फ्यूल है जो सेल्स को एक्टिविटी करने के लिए बहुत पावर प्रदान करता है, ठीक है, ये सेल्स के अंदर रहता है। और एटीपी एक तरीके की एनर्जी करेंसी, एनर्जी का एक तरीके की करेंसी है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोसेसेस में, सेलुलर जो प्रोसेसेस होती हैं आपको दिन भर की करने के लिए, ठीक है, वहां पे काम करती हैं। अब एडीपी जो है, यहाँ पे समझो कि एडीपी जो है
वो एनर्जी देगा और एनर्जी देकर एडीपी या एटीपी की तरफ करेगा, ठीक है। या तो ये एटीपी जो है, एटीपी मॉलिक्यूल, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। अब एटीपी जो है वो किससे बनता है? एडीपी से बनता है, ठीक। क्लियर करेंगे बात। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इन द सेल यूज द एटीपी व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट, देखो समझो, फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी। अब ये क्या है? ये जो पी आप देख रहे हो ना, ये पी आप इसमें देख रहे हो ऐसे करके, ये क्या है? ये लिंक होकर, एटीपी से लिंक होकर ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और समझ रहे हो, इक्विवेलेंट है ये। यहाँ पर जो रिलीज होता है एनर्जी, ये होता है 30 जूल के आसपास, किलो जूल के आसपास पर मोल में। चीजें समझ पाए? जैसे आपसे देखो, जो बैटरी प्रोवाइड करती है एनर्जी, फिजिक्स में आप पढ़ते हो, बैटरी क्रिएट्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऐसे ही इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे तरीके से एनर्जी बहुत सारे तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही जो एटीपी है वो भी सेल्स को एनर्जी देता है। और ये कई तरीके से कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स से प्रोटीन, या फिर सिंथेसाइज, या फिर कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स और मैनी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अलग अलग एनर्जी अलग अलग तरीके से एनर्जी कन्वर्ट कर सकती हैं, ऐसे ही अलग अलग एनर्जी इन द बायोलॉजिकल टर्म अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स है, जैसे मैसेजिंग को है, तो वो चीज क्लियर है? समझ पाए? बातों को समझ पाए अच्छे से कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की वैल्यू पर। ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत। एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, वो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। जैसे ह्यूमंस है, जैसे एनिमल्स है, ये क्या करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, तो इन ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये मर जाएंगे, ठीक है। वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे एक डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, उनका एक्सचेंज। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ठीक है। और समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिस इज लास्ट, है ना, टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे देन, ठीक है। आपकी डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट की कंडीशन पर। ये जो है प्लांट जो है रात के समय में जब कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट होता है। ये ड्यूरिंग द डे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, एलिमिनेट का मतलब छोड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को मतलब एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जब दिन होगा तो दिन के समय में सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के एजेंट्स में इतना मारते हैं, और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी वजह से ये मना किया गया कि रात के समय पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आंवला है, जैसे आपका पीपल है, और भी कुछ ऐसे एक दो पेड़ हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर है? 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? एनिमल जो है वो ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स की वजह से अपटेक करेंगे ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आप भी प्रोड्यूस तो करते हो, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान। तो ऐसे ही एनिमल भी करेंगे दोस्त। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेकर ब्रीथ करते हैं। अच्छा, जो ऑक्सीजन ले सकते हैं टेरेस्ट्रियल वाले, बट व्हाट अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स? डू यू थिंक अबाउट दैट? बात समझिए, जो जो ऐसे एनिमल्स हैं
एक्विक एनिमल है जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली है, जैसे क्रोकोडाइल है, टोर्टोइज है, जैसे और कोई एक्वेटिक एनिमल है, में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं। उनके पास ऑक्सीजन हवा में नहीं उड़ रहा होता, उनको ऑक्सीजन पानी में ही मिलता है। आप मेरी या और चीजों को क्लियर करें। देखो, एक्वेटिक एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिजॉल्व, है ना, dissolve in water, and it is in the form of BOD, biological oxygen demand. BOD, biological oxygen demand. Clear है? It is the term which is related with the oxygen, and it is help in the respiration to the aquatic animal. Aquatic animal. Clear है? और समझे? अब जो घुली ऑक्सीजन है उसमें पानी के अंदर वो मछलियों को गिल्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अलग कर देती हैं और पीछे की तरफ पानी छोड़ती हैं। वो एक ऐसा पानी होता है जो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये गिल्स के सहारे एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। बात करेंगे बीओडी की। बीओडी जो है वो एक कैपेसिटी होता है, एक रेंज होता है, ठीक है, एक तरीके का जो जिससे हम पता करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी वाटर बॉडी कितना है, वहां पर जो है एक्वेटिक एनिमल की लिविंग सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं है, ये एक अलग प्रोसेस है दोस्त। अगर बात करें ड्यू टू द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये जो पानी जो है ऊपर ऊपर जम जाता है सर्दियों के दौरान। आप देखो, मैं समझ, सर्दियों के दौरान दोस्तों पानी जो है डल झील वगैरह वाटर बॉडीज ऊपर ऊपर जब ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे जाम हो जाती है, ठीक है। अगर बात करें बर्फ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर हम बीओडी की डील देखेंगे, करेंगे बातों को कि फॉर द एक्वेटिक एनिमल टू फ्लोट ऑन द अपर लेयर, ठीक है, बिकॉज द अपर लेयर totally freeze in the lower temperature condition or minus temperature. So in that case, the aquatic animal always float, always be in rest or in motion in the middle layer. वो नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाने पर बीओडी कम हो जाएगा, बीओडी वहां पे बनता ही नहीं। तो यहाँ पे आप समझो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सबसे नीचे वाली लेयर में है। ऑक्सीजन की मौजूदगी वहां होती है और ऊपर वाली सतह पे तैर नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पे फ्रीजिंग हो जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे नीचे वाली लेयर में नहीं होता है, ना पीछे वाली लेयर में होता है, बीच वाले मॉडरेट लेयर में, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये चीजें जो है वो हमने यहाँ पर आपको बताई हैं, यहीं पर बातें लिखी हुई हैं, करेंगे एक एक बातों को, ठीक है। ऑक्सीजन में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, ये आज हमने डिस्कस करी, लेकिन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, विशेष पानी को लेती हैं और अपने मुंह में भरती हैं और गिल्स जो है वो काम कर, ठीक है। ये सब बातें मैंने आज आपको बताई जो एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतर कहता है, यहाँ के डिजाइनर्स कहते हैं जो एनसीईआरटी बनाए हैं, टाइप्स ऑफ जो बहुत अच्छे अच्छे आपके डायरेक्टर्स हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डिजाइन किया है। तो एक एक लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं नहीं तो मेरा एक अलग, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। मेरा आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक डिटेल्ड लेक्चर रहा, डिटेल्ड एनालिसिस रहा। अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर जरूर करिएगा मित्रों दोस्तों के साथ, और लाइक करने बिना नहीं जाइए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत बेहतरीन लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। और श्रीकम देव क्लासेस आज के लिए जय हिंद टू ऑल दोस्तों, बढ़िया से पढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स में जो है क्लियरेंस आता है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। इस बात को पढ़ेंगे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। हम और आप मिलकर बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
ऐसी मेरी आशा है। तो ठीक है, जितने भी साथी हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम लेकर इस चीज को बहुत आगे तक ले जाएंगे दोस्त। ठीक है, गुड नाइट एंड जय हिंद टू ऑल। आप बहुत अच्छे से रहें, ऐसी मेरी कामना है। टेक केयर एंड वंदे मातरम।